सुबह के करीब 6 बजे थे। हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं ठिठक गई। राघव भैया, कनाडा। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। भैया का फोन, वो भी इस वक्त। उन्होंने तो जैसे सालों से खुद कॉल करने की आदत ही छोड़ दी थी। हमेशा मैं ही त्योहारों या किसी ज़रूरी काम में उन्हें कॉल करती थी। मैंने जल्दी से हाथ पोंछे और कॉल उठा लिया। नमस्ते भैया। हाँ ठीक है। सुनो, तुमने कुछ सुना? उनकी आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ भैया? मैंने चिंतित होकर पूछा। पापा शादी करने जा रहे हैं। मेरे हाथ से कप लगभग छूट ही गया। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। हाँ, उसी औरत से जो पिछले कई सालों से उनकी देखभाल कर रही है। नाम क्या है उसका? हाँ, सरिता। पड़ोस वाले शर्मा अंकल ने बताया। ये उम्र है क्या इन सब चीज़ों की? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? भैया एक सांस में सब बोल गए। मेरे अंदर कुछ खौल सा गया। भैया, आप पहले शांत हो जाइए और पापा के लिए ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। अरे, मैं गलत क्या कह रहा हूं? तुम ही समझाओ उन्हें। वो तुम्हारी बात मानते हैं। मैं तो यहां से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आज ही जाकर मिलती हूं, उनसे पूरी बात समझती हूं। कॉल कट हुआ तो मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। मनोज, मेरे पति, बाहर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने बस इतना कहा, जाओ, सुनो पापा की बात, फिर फैसला लेना। कई बार जो दिखता है सच उससे अलग होता है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम पापा के घर पहुंचे। वही पुराना घर, वही आंगन, और अब उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजा सरिता जी ने खोला। सादा सा सूती साड़ी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपनापन। आओ बेटी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया। अंदर पापा चरपाई पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। अरे, मेरी गुड़िया आ गई। उन्होंने हाथ फैलाए। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पैर छुए। उनकी उंगलियां मेरे सिर पर फिरने लगी, जैसे बचपन में फिर से लौट आई हूं। कुछ देर सामान्य बातें होती रही, लेकिन मेरे मन का सवाल बार बार सिर उठा रहा था। आखिरकार पापा खुद ही बोले, तुम्हें सब पता चल गया होगा। मैंने धीरे से कहा, हाँ पापा। उन्होंने गहरी सांस ली। तो क्या सोचती हो? मैंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा, आप पहले अपनी बात बताइए। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आवाज़ भर्रा गई। बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। दीवारें तो वही थी, पर उनमें जान नहीं थी। मैं चुपचाप सुनती रही। पहले पहले तो तुम लोग आते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। ये होना भी चाहिए था, मैं समझता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन रातें बहुत लंबी होती है अंजू, बहुत लंबी। मेरी आंखें भरने लगी। जब बुखार में अकेला पड़ा रहता था, जब गिर जाता था, जब दवा लेने की ताकत नहीं होती थी, तब कोई नहीं होता था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था।
फिर सरिता आई, पहले नर्स बनकर, फिर धीरे धीरे इस घर की धड़कन बन गई। मैंने पहली बार सरिता जी की तरफ ध्यान से देखा। वो रसोई में चुपचाप खड़ी थी। तुम जानती हो, पापा बोले, रात को 3-3 बार उठकर मेरा हाल देखती है, बिना कहे दवा देती है। कई बार तो जब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता तो बिना एक शब्द कहे सब साफ करती है। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। उसने कभी एहसान नहीं जताया, कभी पैसे की बात नहीं की, बस चुपचाप अपना फर्ज निभाती रही। कमरे में सन्नाटा था और आज मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूं। मैंने धीरे से पूछा, अपने लिए? हाँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे भी किसी का साथ चाहिए, कोई जो मेरे साथ बैठे, 2 बातें करे, मुझे इंसान समझे, बोझ नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। और बेटी, उन्होंने आगे कहा, मैंने सब सोच लिया है। शादी के बाद उसे मेरी पेंशन का अधिकार मिलेगा। उसकी बेटी पढ़ रही है, उसका भविष्य भी सुरक्षित होगा। बाकी संपत्ति तुम दोनों भाई बहन में बराबर बराबर बटेगी। मैंने सब लिखवा दिया है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। इतने सालों में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पापा अकेले कैसे जी रहे हैं। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। पापा, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने हल्की मुस्कान से साथ कहा, तुम लोग खुश रहो, यही चाहता था। अपने दुख तुम्हारे ऊपर क्यों डालता? अब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सॉरी पापा, हम सब बहुत स्वार्थी हो गए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम बस अपने जीवन में व्यस्त हो, ये स्वार्थ नहीं होता। शाम तक मैं वहीं रही। सरिता जी से भी बात की। वो बहुत ही सरल और आत्मसम्मानी महिला थी। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा बेटी। उन्होंने कहा, बस इतना कि ये ठीक रहे। तो शादी के लिए क्यों तैयार हुई? मैंने पूछा। उन्होंने नजरें झुका ली, क्योंकि इन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। रात को घर लौटते वक्त मन बिल्कुल बदल चुका था। मैंने भैया को कॉल किया। हाँ बोलो, समझाया पापा को? उन्होंने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। नहीं भैया, मैं उन्हें समझाने नहीं, खुद समझने गई थी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर तक उधर सन्नाटा रहा। फिर उनकी धीमी आवाज आई, क्या हम इतने दूर हो गए थे? हाँ भैया, मैंने कहा, हम दूर हो गए थे और पापा अकेले रह गए थे। फोन के उस पार शायद भैया रो रहे थे। मैं शादी में आऊंगा, उन्होंने कहा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, इस बार जरूर आना। 2 दिन बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चा रिश्ता था। 2 अकेले लोगों का सहारा बनने का फैसला। मैंने खुद सरिता जी के हाथों में चूड़ियां पहनाई। अब आप मेरी मां हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मां बनने के लिए दिल चाहिए होता है बेटी, और वो तुमने दे दिया। शादी के दिन पापा के चेहरे पर जो सुकून था वो मैंने सालों बाद देखा। भैया भी आ गए थे। उन्होंने पापा के गले लगकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। पापा ने बस इतना कहा, तू आ गया, बस यही काफी है। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, रिश्ते सिर्फ खून से
नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं साथ निभाने से, दर्द समझने से और सबसे ज़्यादा किसी को अकेला न छोड़ने से। और शायद बुढ़ापे में प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे भावनात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।